दोस्तों, हम पैसे पर भरोसा क्यों करते हैं? क्या पैसा हमारी जरूरतें पूरी करता है इसलिए, या हमें पैसों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं? अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। कोई कहेगा कि पैसा नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा, कोई कहेगा कि पैसे को तो इंसान ने ही बनाया है ना, कोई कहता है पैसा तो हाथ की मैल है, कोई उसे हाथ में लेकर के नमन करेगा, तो कोई शादी पार्टियों में ठुमकते हुए पैसों की बारिश करेगा। खैर, ये तो हमारे अपने विचार हैं, लेकिन पैसों का क्या विचार है, ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। पर आप दिल थाम के बैठिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पैसा क्या है, क्या नहीं है, इसका इस्तेमाल पहले कैसे होता था, लोग किन परिस्थितियों से गुजरते थे, लोगों को क्या क्या करना पड़ता था, समय दर समय परिस्थितियों में क्या कुछ बदलाव हुए और उन समस्याओं से किस तरह से निपट कर सारे जहां ने लेन देन का एक लाजवाब तरीका ढूंढ लिया। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। हम बात करेंगे पैसा किस तरह से रियल लाइफ में काम करता है, हमारा दिमाग पैसे पर कैसे विश्वास करता है, हम खुद क्यों पैसों पर विश्वास करते हैं, ऐसा क्या कारण इनके पीछे जो हम रोज हद पार जा करके पैसों के नाम पर कुछ भी करके दुविधाएं पैदा कर देते हैं। तो आइए बिना समय लिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनी एंड हाउ मनी वर्क। सबसे पहले जानते हैं कि पैसा क्या है। पैसों का वास्तव में कोई इनबिल्ट प्राइस नहीं है, जबकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसे एक फिक्स प्राइस दिया गया है ताकि हम इसके थ्रू अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके, बेच सके। कुछ पैसे मेटल से बने होते हैं, जिनको बनाने में मेटल के पर्सपेक्टिव में प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्का बनाने में तांबा, जस्ता, स्टेनलेस स्टील का यूज होता है, तो इनमें सिर्फ इन मेटल की कीमत होती है। जबकि आज हम जो कागज की नोट का इस्तेमाल करते हैं उसका कोई एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। हमें सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अलग अलग टाइम पे पैसों के रूप में अलग अलग बदलाव आए। वाटर, मेटल के सिक्के, कागज के नोट, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी, इन सब से होते हुए आज हम डिजिटल मनी के साथ डिजिटल टाइम में एंटर कर चुके हैं। वरना पैसा क्या है? अभी आप ₹1 का सिक्का उठा करके देखो, उसमें आपको क्या दिखाई देगा? वो एक गोल मटोल डिजाइन है जिसके एक तरफ सिक्के का मैन्युफैक्चर ईयर लिखा होता है, गेहूं की डाली की इमेज है, एक तरफ सत्यमेव जयते का स्टेच्यू है। जितने रुपए का सिक्का होता है उतना नंबर लिखा है। अगर नोट है तो इस पे महात्मा गांधी, अशोक स्तंभ, लाल किला और ये लिखा मिलेगा कि मैं धारक को ₹500 अदा करने का वचन देता हूँ, जिसका मतलब है कि आरबीआई हमें भरोसा दे रही है कि आप इन पैसों का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की लेन देन कर सकते हैं। इसलिए इस पे आरबीआई गवर्नर के साइन, आरबीआई की छाप है, और इन सब चीजों को देख करके पैसों पर हम भरोसा करते हैं। अब एक बात कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आती है कि हम इस तरह का भरोसा पैसों पर क्यों करते हैं। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं। अब हो सकता है कोई विश्वास न करता हो, वो नास्तिक हो, लेकिन पैसा तो उसे भी चाहिए। हम दुनिया के अलग अलग देशों के राज्यों और उनके अनेक राजाओं को मानते हैं, और यही भरोसा करने का तरीका बताता है कि हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे दिमाग का इंटरनल सिस्टम एक साथ कभी टूट ही ना सके, इस तरह आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जिस थिंकिंग के साथ सुबह उठ करके काम करता है, वही थिंकिंग डिसाइड करती है कि आज का स्टॉक मार्केट गिरेगा या उठेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो खुश हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो रोने लगेगा। आप इससे समझ सकते हैं कि एक कॉमन सा कनेक्शन है इंसान का पैसों के साथ। हमारा दिमाग हर स्टेज पर पैसों से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दुनिया में जब पहली बार पैसा बना तब लोगों के मन में पैसों पर कोई भरोसा नहीं था। इनफैक्ट हर चीज को पैसों की तरह मीनिंगफुल और यूजफुल बनाने की जरूरत थी, क्योंकि शुरुआत में लेन देन सिर्फ तोहफे और कर्ज के रूप में होते थे। ऐसे समाज का कोई हिस्टोरिकल या कंटेम्पररी एविडेंस नहीं है। इसके बजाय गैर संस्थागत सोसाइटी बड़े पैमाने पर गिफ्ट इकोनॉमी और कर्ज की थ्योरीज के साथ ऑपरेट होती थी। जब भी इनमें कोई लेन देन होता तो ये आमतौर पर या तो पूरे अजनबियों या संभावित दुश्मनों के बीच होता था। बिफोर क्राइस्ट पैसों का सबसे पहला और सबसे पुराना रूप मवेशी था। इसमें गाय, ऊंट, बकरी और अन्य जानवर शामिल थे। मवेशियों का सबसे बड़ा फायदा ये था, ये बेचने वालों को प्राइस रखने की परमिशन देता है, और ये तब होता था जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। तब बिजनेस के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा और सेवा के बदले सेवा का उपयोग होता था। तब लोग उन वस्तुओं का व्यापार करते जिनका व्यावहारिक मूल्य था, यानी कि इनबिल्ट प्राइस था, जिसमें तब खाना, मछली, कपड़े, सजावटी सामान, कोई हथियार या कोई सेवा होती थी। साथ ही कौड़ी या मोती जैसी आकर्षक चीजें भी शामिल थी, जिनका लेन देन ज्यादा जरूरी चीजों के लिए किया जाता था। ये उस वक्त बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन इसमें लोगों को मनाना बहुत मुश्किल था कि वो इनको किसी दूसरे आइटम की तरह काम में लेने की बजाय पैसों की तरह काम में ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस वक्त एक बोरी अनाज लेकर के आपके पास आता हूँ। मुझे अपने लिए पैंट, कमीज या जूता खरीदना है। आप ये जानते हो कि अनाज पर पैसों की तरह भरोसा करना आसान है। आप अनाज को खा सकते हैं, फिर भी आप अनाज नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके पास जगह नहीं है अनाज को स्टोरेज करने की। हो सकता है आपके पास पहले से ही बहुत सारा अनाज हो। अगर आप और ले लेंगे तो आपको संभालने में दिक्कत होगी। इन चीजों का खुद का मूल्य होता है। जिन चीजों का खुद का मूल्य होता है वो वक्त के साथ खराब हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में ट्रेवलिंग, स्टोरेज और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आने लगी। तब दुनिया में पैसों के इतिहास में एक बहुत बड़ा
टर्निंग पॉइंट आया। एक चीनी आर्कियोलॉजिस्ट ने चीन के हेनान राज्य के गुआनजुआंग में दुनिया के सबसे पुराने सुरक्षित रूप से दिनांकित सिक्का बनाने की जगह की खोज की घोषणा की। इस तकनीकी को टकसाल कहा जाता था। लगभग 640 बिफोर क्राइस्ट में इस तकनीकी ने कुदाल के सिक्के बनाए थे, जो कि धातु के सिक्कों के पहले इंसानों के बनाए पहले सिक्कों के रूप थे। इसके बाद लोगों ने उस चीज पर भरोसा करना शुरू किया जिसमें इनबिल्ट प्राइस था ही नहीं। लोग पीतल, लोहे, सोने चांदी पर भरोसा करने लगे। और दोस्तों, तब हमें अनाज की जगह ऐसी कोई चीज मिली जिसने लेन देन को और भी आसान बनाया। उस चीज को संभाल कर रखना आसान हुआ और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान हुआ। बिफोर क्राइस्ट 3री शताब्दी के मिडिल में ओल्ड मेसोपोटामिया में सबसे पहले पैसों का आविष्कार हुआ। वो पैसा था चांदी का शेकल। ये चांदी का शेकल कोई सिक्का नहीं था, ये सिर्फ 8.33 ग्राम चांदी था। तब अनाज की जगह चांदी से लेन देन होने लगा। लेकिन वही बात, चांदी का भी कोई इनबिल्ट प्राइस नहीं होता है। ना हम चांदी को खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना उससे अपना जिस्म ढक सकते हैं। और चांदी मुलायम भी इतनी होती है कि मुझसे कोई हथियार भी नहीं बना सकते। यहाँ तक कि चांदी को अफोर्ड भी हाई क्लास और हाई स्टैंडर्ड वाले लोग ही कर सकते हैं। और दूसरा, उस वक्त चांदी को सिर्फ अमीर लोगों से जोड़ करके देखा जाता था। फिर टाइम आया 640 बिफोर क्राइस्ट का। वेस्ट अनातोलिया में लीडिया के राजा अलियटीस ने सिक्के इजाद किए। वो सिक्के थे सोने या चांदी के। उनका एक फिक्स वेट हुआ करता था। उनकी पहचान के लिए उन पे कोई खास आइडेंटिटी सिंबल होता था। जैसे जिस राजा ने सिक्का पब्लिश किया उस राजा का चित्र होता था। वो खुद ही सिक्के के प्राइस की गारंटी देता था। और दुनिया भर के तमाम सिक्के लगभग इन्हीं लीडियाई सिक्कों के वंशज है। ये सिक्के इलेक्ट्रॉन से बनाए जाते थे। चांदी और सोने का मिक्सचर एक प्राकृतिक तरीके से होता है। लीडिया के सिक्कों ने इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर देश में बिजनेस को बढ़ाने में मदद की, जिससे ये एशिया माइनर के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक बन गया। आज जब कोई कहता है क्रेसस जितना अमीर, तो समझो वो आखिरी लीडियन राजा का जिक्र कर रहे होते हैं जिसने पहले सोने का सिक्का चलाया था। अब बात करते हैं इन सिक्कों के यूज की। तो दोस्तों, इन सिक्कों को काम में लेना चांदी को काम में लेने से अच्छा था। इनको कभी अनाज या चांदी की तरह तराजू लेकर के तौलना नहीं पड़ता था। इनमें कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं होता था। और सबसे जरूरी ये कि अनाज और चांदी के बजाय आसान थे। पर इसमें भी डाउट आया कि अगर इन पे कोई सोने या चांदी का लेप चढ़ा गया तो ऐसे तो फिर किसी मोचिया दुकानदार को तराजू के साथ साथ केस रजिस्टर भी लेके बैठना पड़ेगा। अगर कोई नकली, जाली, हूबहू ऐसा ही सिक्का बना लेगा तब क्या होगा? तब राजा ने ऐलान किया कि अगर कोई नकली, जाली या हूबहू ऐसा सिक्का बनाएगा तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा करना पूरी सत्ता को, हमारे राजा का, हमारे राज्य का अपमान होगा। बदले में देशद्रोह या फिर मौत की सजा हो सकती है। इतना सब होने के बाद इन सिक्कों का पहले की तरह यूज होने लगा और फिर ये सिक्के कुछ हद तक राजा की उम्मीदों पर खरे उतरने लगे। बिना सिक्कों के दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य को कायम रखना कितना मुश्किल होता। अगर राजा को अनाजों के रूप में टैक्स वसूलना पड़ता, अगर उस अनाज को देश इकट्ठा करके अपने खजानों तक लाना पड़ता, फिर उसको अपने देश की सेना को सैलरी देने के लिए एक बार फिर ट्रांसपोर्ट करके बॉर्डर ले जाना पड़ता, कितना मुश्किल होता। एक तरफ से देखा जाए तो सिक्कों पर विश्वास करना और उनसे लेन देन करना बहुत जरूरी, फायदेमंद साबित हुआ। रोम के सिक्कों पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। इतना भरोसा कि सरहद पार के लोग रोम के पहले सिक्के देनारियस में लेन देन करने लग गए। आफ्टर क्राइस्ट 1st सेंचुरी में रोमन सिक्के इंडियन मार्केट में भी चलने लगे। देनारियस और रोम के राजा की इमेज में इंडियंस को बहुत भरोसा था। जब भारत के लोकल राजाओं ने अपने खुद के सिक्के निकाले तो पूरे भारत में वो सिक्के पॉपुलर हो गए। सिक्कों पर रोमन राजाओं की फोटो के साथ दिनार की बहुत नकल होती थी। देनारियस नाम सिक्कों के लिए किसी पार्टिकुलर जाति जैसा था, तो मुसलमानों को लगा कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अपने सिक्कों का अरबी नाम दिनार रख दिया। दिनार आज भी जॉर्डन, इराक, सर्बिया, मैसिडोनिया, ट्यूनीशिया और कई कंट्रीज में अवेलेबल है। काफी पॉपुलर है। उस वक्त लीडियाई शैली के सिक्के भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैल रहे थे। उसी वक्त चीन ने भी अपने खुद के सिक्के निकाले जो कांसे के सिक्कों और सोने चांदी की सिल्लियों पर बेस्ड थे। इसके बाद इन दोनों मनी सिस्टम में बराबरी होने से चीनी और लीडियाई के बीच बिजनेस को लेकर के अच्छे खासे रिलेशन बन गए। मुसलमानों, यूरोपीय व्यापारियों और कई विजेताओं ने इसे दुनिया भर में फैलाया। फिर मॉडर्न टाइम आया और अब तक पूरी दुनिया एक एकल इकोनॉमिक कैपिटल बन चुकी थी। जो पहले सोने और चांदी पर भरोसा करती थी वो ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकी डॉलर पर भरोसा करने लगे। इंटरनेशनल और इंटरकल्चर मनी सिस्टम ने अफ्रो एशिया और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम में सबको एकजुट करने की बुनियाद रखी। लोगों ने एक दूसरे से अनजान भाषाओं में बात करना शुरू किया, अलग अलग कानूनों को समझना, मानना और पालन करना सीखा और सभी देवताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लगभग सारे लोग सोने चांदी और सोने चांदी के सिक्कों पर विश्वास करने लगे। अगर उस वक्त लोग विश्वास नहीं करते तो इस विश्वास के बिना धरती पर किसी व्यापार का अस्तित्व नहीं होता। उसके बाद 1st सेंचुरी में विनर्स को जो सोना चांदी मिला उससे यूरोपीय बिजनेसमैन पूर्वी एशिया से रेशम, चीनी, मिट्टी के बर्तन और मसाले खरीदने लगे। धीरे धीरे फाइनेंशियल यूरोप और पूर्वी एशिया को रफ्तार मिलने लगी। अब आप बताइए, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि स्पेन वासी गोल्ड में विश्वास कर लेते, मुसलमान जौ में विश्वास कर लेते और इंडियंस कौड़ियों में विश्वास करते और चीनी रेशम के थानों पर? तो इकोनॉमिस्ट के पास इसका भी जवाब है कि दोस्तों, अगर कोई दूसरा इंसान कौड़ियों पे, डॉलर पे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे विश्वास करता है और वो इसका यूज करता है तो सिर्फ ये फैक्ट हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए काफी है। भले ही वो इंसान हमारी नफरत या मजाक के लायक ही क्यों ना हो। क्रिश्चियन और मुसलमान रिलीजन के विश्वास पर कभी एक मत नहीं होते, फिर भी जब कभी पैसों की बात आती है तो एक मत हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ धर्म हमसे किसी चीज में विश्वास करने को कहता है वही पैसा हमें इस बात पे विश्वास करने को कहता है कि दूसरे लोग किसी चीज में विश्वास करते हैं।
हजारों साल तक फिलोसफर, थिंकर और पैगंबर पैसों पर कीचड़ उछालते रहे और पैसों को सारे पापों की जड़ बताते रहे। लेकिन दोस्तों, पैसा ही तो है जो इंसानियत की सर्वोच्च बुलंदी है। लैंग्वेज, सरकारी कानून, कल्चर, हमारे विचार, रिलीजन, आस्था और सोशल बिहेवियर के मुकाबले पैसा बहुत ज्यादा प्यारा, शिष्ट और विनम्र है। इस दुनिया में पैसा इंसानों की बनाई गई अब तक की सबसे भरोसेमंद व्यवस्था है। यह पैसा ही है जो रिलीजन, जाति, उम्र, सेक्सुअल एटीट्यूड के आधार पर कभी पक्षपात नहीं करता। आप देखिए, सिर्फ पैसों की बदौलत हम एक दूसरे को नहीं जानते हुए भी मजदूरों पर भरोसा कर रहे हैं और करते हैं, और ये कितना सक्सेसफुल तरीका है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, आप खुद समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसका एक और पर्सपेक्टिव है। इंसान और परिवार हमेशा से रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और प्यार जैसी अनमोल चीजों से जुड़े रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण जिंदगी जीने लायक बनाते हैं। पर रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, मोरालिटी और प्यार बाजार के अधिकार के बाहर की चीज है। पैसे के बदले सब कुछ खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। जैसे लोग अपने बच्चों को पैसों के खातिर बेच देते हैं, रोज कोई एम्प्लॉयर अपने सेठ को धोखा देता है। लोग पैसों के कारण हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। लोग अजनबियों के साथ पैसों के लिए अजनबियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन मन में उनको डर रहता है कि कहीं कोई पैसों के कारण हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप को बेदर्दी से तोड़ न दे। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करना कि हजारों साल पहले अलग अलग कल्चर्स किस तरह से एक दूसरे से मिले। दुनिया में पैसों की नींव डालते वक्त सोने और चांदी का यूज हमारे दिमाग में क्यों आया? क्या इनसे हमारा कोई इंटरकनेक्शन है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।